Hello everyone, welcome to Civil Staff and welcome to this session. So in this session we will going to discuss about how to approach chemistry for the exam HP PGT Commission. बहुत सारे बच्चों की ये क्यूरीज थी और बहुत सारे बच्चों को डाउट भी था कि पीजीटी कमीशन केमिस्ट्री के लिए आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से आपको केमिस्ट्री को पढ़ना है, ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। अब इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। सिविल स्टाफ के द्वारा पेड इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू योर टीचिंग एग्जाम, जिसमें आप लोगों को पता है टीजीटी के लिए वैसे भी बहुत सारे बैचेस जो हैं वो ऑलरेडी गोइंग ऑन है। अब जो आपका नया बैच लॉन्च होने वाला है दैट इज रिलेटेड टू दी HP TGT कमीशन for medical, non-medical, arts and commerce that will be started from the 27th of November 2023 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपकी जो फीस है दैट इज अराउंड 6000 और जो आपका पीजीटी से रिलेटेड कोर्स है जिसमें आपके मैक्सिमम सभी सब्जेक्ट्स कवर है लाइक हिंदी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स एंड मैथ्स, ये जो आपका बैच है दैट इज गोइंग टू स्टार्टेड फ्रॉम द 20th नवंबर 2023 से। क्लियर? और इन बैचेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेने के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एज यू ऑल नो दैट कि पीजीटी की वैकेंसी आउट हो चुकी है। केमिस्ट्री में अराउंड 29 पोस्ट जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अभी जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, एज यू ऑल नो दैट कि जो इसकी डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहे टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप चाहे पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप चाहे सेट भी दे रहे हैं, बट आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना है क्योंकि पेपर देने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपकी तैयारी नहीं भी है, आई नो वैसे तो तैयारी कर कर ही जाना चाहिए, बट फिर भी क्योंकि अगर आप टीजीटी में जा रहे हैं लेवल थोड़ा सा हाई है। आई नो कि कुछ बच्चों के मन में ये भी एक क्वेश्चन था कि आपसे CSIR लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखो CSIR और पीजीटी में बहुत डिफरेंस है, इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी जहाँ पे हम कंपैरिजन भी करेंगे इस चीज़ का। आज की इस क्लास में हम स्पेशल जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज हाउ टू अप्रोच केमिस्ट्री फॉर द पीजीटी कमीशन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो चुकी है, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और उन क्वेश्चंस को देख के कोई ना कोई आइडिया जो है वो आपको ज़रूर हुआ होगा। तो अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, सो यू कैन से दैट मेनली 3 टाइप्स जो हैं वो आगे देखने को मिलती हैं। 3 टाइप की ब्रांचेस रहती है केमिस्ट्री में। फोर्थ मैं कह सकती हूँ दैट इज अबाउट योर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर? तो इस तरीके से देखो, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो आपको पता है जैसे एनवायरमेंटल हम पढ़ते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री हो गया आपका। इसके अलावा आजकल नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं इस पूरे सिनेरियो में बात करूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो आप HP PGT के लिए देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम हुआ है वहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी से 8 क्वेश्चन जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं और हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आया, चाहे वो आपका NMR है, चाहे वो आपका NQR है, चाहे वो IR है, चाहे वो मॉस बार है, UV है, विजिबल है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द केमिस्ट्री। सो जो भी बच्चे पीजीटी की तैयारी शुरू कर चुके हैं, अगर वो सबसे पहले उन्होंने अपने वीक सेक्शन को उठाया है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को छोड़ के बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि वहां से आपको मैक्सिमम और 100% श्योर है कि क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कुछ टॉपिक्स क्या रहते हैं, स्पेसिफिक होते हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिले हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो आपको थ्योरेटिकल वे में ज़्यादा देखने को मिले हैं कि हाँ लंबी लंबी स्टेटमेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है कि अब जो आने वाला पेपर हो उसमें वो थ्योरेटिकल ज़्यादा ना पूछे, सॉल्विंग वाला पेपर ज़्यादा हो, क्योंकि ये श्योर तो नहीं है ना कि आपका पेपर जैसे पीछे था वैसा ही पैटर्न इस बार होगा। हो सकता है इस बार वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ ले, हो सकता है कि जहाँ पे पिछली बार लंबी लंबी स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं इस बार वो थोड़ा डायरेक्ट स्टेटिस्टिकल डाटा पूछ ले। सो कुछ भी पॉसिबिलिटी वहाँ पे हो सकती है। अब केमिस्ट्री है, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं बट केमिस्ट्री का सिलेबस तो नहीं चेंज होगा। सो जो लोग तो सबसे पहले कि बहुत टाइम के बाद जो है जिन्होंने स्टार्ट किया है
उनके लिए तो मैं एक बात कहूँगी कि सबसे पहले +1 +2 की बुक्स को ज़रूर स्टडी कर लेना, चाहे वो आप एनसीईआरटी से पढ़े, चाहे वो अपनी कोई भी रेफरेंस बुक आपने जो +1 +2 में स्टडी की है, जो आपको ईजी लगता है, उसको एक बार रिवाइज कर ले, तब जाके आप अपनी अगली तैयारी को जो है वो स्टार्ट करें। नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं और हम पूरी केमिस्ट्री को कवर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फोकस करना होता है जहाँ से श्योर है कि क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक, तो सबसे पहले सिलेबस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी तक जो भी था हमारे पास अवेलेबल, कमीशन की तरफ से अभी तक नया सिलेबस जो है वो अपलोड नहीं किया गया है। बाकी की चीज़ें जो हैं वो केमिस्ट्री जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के हिसाब से हम कोर्सेज में भी पढ़ा रहे हैं और हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छोड़ दी जाएगी, इनकेस कुछ रह जाता है तो आप बता भी सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि 4 टाइप की केमिस्ट्रीज हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, स्पेक्ट्रो है। अब कुछ बच्चों का ऑर्गेनिक वाला पार्ट वीक होता है, कुछ लोगों का स्ट्रॉन्ग रहता है, तो यहाँ पे ऐसा करके जाओ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ मिनिमम 2 जो ब्रांचेस है केमिस्ट्री की वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फिर पेपर निकलने के चांसेस जो हैं वो आपके ज़्यादा रहते हैं। क्लियर? सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबके मन में आता है, हाउ टू स्टडी करना किस तरीके से है। तो सबसे पहली बात जो इसमें रहती है, दैट इज सीक्वेंस इज द की ऑफ एनीथिंग। अगर आप 1 बाय 1 चीज़ों को स्टडी करेंगे तो आराम से चीज़ें हो जाती है। जैसे मान लो कि अगर आपने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाई है कि हाँ मैं पहले अपनी ऑर्गेनिक को कवर कर लूँगा। सो फर्स्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले जीओसी के बारे में पता होना ज़रूरी है। आपने देखा होगा जब भी बच्चे नीट और जेईई की भी प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले जो चीज आती है दैट इज जीओसी। इवन आप सीएसआईआर के लिए भी जा रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं और वहां पे केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक है, तो सबसे पहले जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी वहां पे स्पेसिफिक चीजें हैं, उन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। क्लियर? सो जीओसी हो गया। सो इस तरीके से और भी चीज़ें जैसे कि ग्रुप थ्योरी, ये मैं कह सकती हूँ कि ये क्या एक अलग से आपकी केमिस्ट्री में ब्रांच आ जाती है। ग्रुप थ्योरी हो गया, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हो गई, फिर आपके पास इसके बाद आ जाता है ग्रुप थ्योरी के बाद जैसे मान लो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बाकी चीज़ों के साथ इतना रिलेशन नहीं रहता है, तो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स भी हैं जिनका रिलेशन नहीं है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे भी आपको चीज़ें जो है वो सीक्वेंस के हिसाब से पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक टॉपिक कहीं से उठाया, दूसरा टॉपिक कहीं से उठाया, तो वहाँ पे क्या होता है चीज़ें इंटरलिंक नहीं करती हैं और फिर चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। तो एक बात तो आप श्योर रखें कि आप जिस भी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी केमिस्ट्री आप उठा रहे हैं, चाहे आप फिजिकल उठा रहे हैं, तो इतना आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें मूल कंसेप्ट पता है, ताकि हम वहाँ पे, क्योंकि अगर आप पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो और आपको मूल कंसेप्ट में दिक्कत है तो फिर परेशानी आएगी आगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि जिस भी केमिस्ट्री को आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, अपने अपना होता है सबका, किसी को कोई केमिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को इनऑर्गेनिक अच्छी लगती है, किसी को फिजिकल अच्छी लगती है। जो भी करो सीक्वेंस के साथ चलो, एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ चलोगे तो चीजें वहां पे क्लियर होंगी। नेक्स्ट है हाउ टू स्टडी, किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपके पास इनऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फिर आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है, मान लो एनवायरमेंटल है, न्यूक्लियर है, उसके बाद आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। तो ये चीजें क्या है अपने आप में एक सब्जेक्ट है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा हाई लेवल पे और जाऊं तो हेट्रो कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में आप पढ़ते हैं। फोटोकेमिस्ट्री, इसकी भी अलग से एक बुक है, जगदम्बा सिंह की बुक मैक्सिमम बच्चे जो है वो फॉलो करते हैं, मास्टर्स में आपने पढ़ा हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे ऐसी चीजें हैं कि आपको मास्टर्स लेवल के भी कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करना पड़ता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर वाली जो वीडियो है वो ध्यान से देखी होगी तो उसमें जो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन है वो आपके एक्चुअल में मास्टर्स लेवल के हैं, लेकिन वहाँ पे भी मास्टर लेवल का क्वेश्चन इतना रिसर्च वाला नहीं है। अगर आप वहाँ पे वो थ्योरी भी पढ़ के जाते, आपको सिंपल डेफिनेशंस भी पता होती, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे।
क्लियर। तो सबसे पहले तो माइंड से ये चीज निकालो कि CSIR लेवल का पेपर है, CSIR इज बेस्ड अपॉन द रिसर्च। वहां पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 कंसेप्ट जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। आई नो कि पेपर 4 साल पहले हुआ है, हो सकता है कि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा हाई हो, बट फिर भी केमिस्ट्री तो चेंज नहीं है ना। अगर वहां पे 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स लग भी रहे हैं और आप इस टाइम तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो मान के चलो कि आपकी एक हाई लेवल की तैयारी हो रही है, आप सारी केमिस्ट्री को वहां पे स्टडी कर रहे हैं। क्लियर। तो इसीलिए पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए कि आपको स्टार्ट कहां से करना है। जहां पे आपको लगता है कि हाँ मैं पहले इजी से स्टार्ट करूंगा, तो आप पहले इजी से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीक सेक्शन पे वर्क करना है, तो वीक सेक्शन पे पहले काम कर लो। इस तरीके से जो है वो वहां पे आप चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद नोट्स खुद से बनाइए। बेशक आप जो हैं वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं, आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हैं, बट आई सजेस्ट यू कि आपको एक बार चीज़ें अपने हाथ से ज़रूर लिखनी चाहिए, क्योंकि इससे चीज़ें क्या होती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। अब बहुत सारी रिएक्शंस हैं। मान लो आपने GOC स्टडी कर ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उसके बाद रिएजेंट्स का पता होना ज़रूरी है, नेमिंग रिएक्शंस का पता होना ज़रूरी है। तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हमें पता है कि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पेरिसाइक्लिक है, वहां पे साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के कुछ रूल्स रहते हैं। क्लियर। तो आप उन रूल्स को छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी सारी चीजें हैं कि जहां पे हम अटैक्स के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो एटलीस्ट जब आप लेक्चर सुन रहे हैं तो उसे अपनी लैंग्वेज में लिखने का ट्राई जरूर करें, क्योंकि इससे चीजें जो हैं वो ज्यादा क्लैरिफाई होती हैं। जब आपके पास नोट्स बन गए हैं, तो उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम मैक्सिमम टाइम जो है वो इसको क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं कि हाँ हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। एक बार अगर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हम क्या करते हैं कि उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, और अगर हमसे हो रहे हैं तो दैट इज वेरी वेल, हाई लेवल का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, दैट मीन्स कि हमें वो कॉन्सेप्ट आ गया है। बट ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू बी प्रैक्टिस। अगर आपके पास एक असाइनमेंट है, तो मैं कहती हूँ एटलीस्ट उसको 3 से 4 बार रिवाइज करो। आप जितनी बार रिवाइज करोगे ना, आपको उतनी ही बार नई चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। सो डोंट थिंक सो कि अगर आपने एक लेक्चर एक बार देख लिया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट प्रैक्टिस अगर आप एक क्वेश्चन की 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, वो भी कम है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतने ज्यादा आपके पेपर जो है वो क्लियर रहने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना भी बार बार जरूरी रहता है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं, हमें ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में नहीं रहती हैं। सो डोंट मेक फूल योर सेल्फ एंड अदर्स कि हाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अब हम हाई लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। डोंट डू दैट थिंग। वन बाय वन अगर आप चलेंगे तभी चीजें होंगी। अगर आप शॉर्टकट मारने का ट्राई करेंगे तो वहां पे ऐसी चीजें नहीं होंगी। अब जिन बच्चों को लग रहा होगा ये वीडियो देखने के बाद कि नहीं हो पाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप खुद के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। अरे केमिस्ट्री की बुक खोलिए तो सही। आप चलो न्यूक्लियर केमिस्ट्री पकड़ लो, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की कोई भी आप यूवी पकड़ लो या IR पकड़ लो। यूवी इजी है, आसानी से हो जाती है, या फिर ESR है, वो भी इजी हो जाती है। तो वहां पे सबसे पहले काम करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो। उसके बाद जितना हो सकता है एग्जाम्पल्स करिए। रेफरेंसेस बुक्स हैं, बहुत सारे फॉरेनर ऑथर्स की बुक है, और जिनके पास नहीं भी है तो जो भी आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में चीज़ें स्टडी की है, एटलीस्ट उनको ही रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। हर चीज़ बुक से ही है, हमने पढ़ रखी हैं सारी चीज़ें, बस हम थोड़ा उस चीज़ को भूल गए हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग कि किस तरीके से स्टडी करनी है। डिफ्रेंशिएट करो, नोट्स बनाइए, और जितना हो सकता है उतना रिवाइज करिए, और कॉन्सेप्ट को पढ़ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। बट इतना भी कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाना है कि हाई लेवल का क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया है तो बस क्वेश्चंस करना बंद, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। बार बार उस चीज को क्या करना है, रिवाइज करना है। क्लियर। और इसी के साथ आपका नेक्स्ट है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाता है GOC वाला पार्ट, जो आपको हर हालत में करना है। इसके बाद यहाँ पे नेमिंग रिएक्शंस हैं। फिर वो अब नेमिंग रिएक्शन जो है वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, चाहे आपका एल्डिहाइड कीटोन है, एमीन्स है, कार्बोक्सिलिक है, या फिर हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शन किया है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, उसके बाद फोटोकेमिस्ट्री है। किसी भी चीज़ में, किसी भी पार्ट में कोई भी रिएक्शन है, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आता है। इसके बाद आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेरिसाइक्लिक हो गया,
फोटोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो आप एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ते थे, जो भी आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री रहती थी, उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि मान लो अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चंस भी मैं लेके चलूँ तो ये बहुत अच्छा स्कोर जो है वो आपका बूस्टअप कर सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगती है दैट इज रिएजेंट। रिएजेंट के साथ स्टीरियो केमिस्ट्री को आप नहीं भूल सकते, ठीक है। और इसके अलावा ग्रुप थ्योरी है, अभी मैं उसको ऑर्गेनिक में नहीं रख रही हूँ, पर ग्रुप थ्योरी के बारे में भी ज्यादा नहीं हो सकता है, तो प्लीज बेसिक चीजें जरूर पढ़ के जाएं, ठीक। और इसी के साथ अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले क्वांटम केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जहां से आपका डेफिनेट है और श्योर है कि क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के अलावा आपका आ जाता है देन इक्विलिब्रियम। क्लियर। इक्विलिब्रियम के अलावा आपकी इसमें फिजिकल में आपका थर्मो आ जाता है। अब थर्मो से भी क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स हालांकि टीजीटी में इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिखाता है जितना वो पीजीटी में दिखा रहा है, तो थर्मो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्मो में क्या है कि आपको माइक्रो लेवल पर भी जाना पड़ेगा, मैक्रो लेवल पर भी। मैं कह सकती हूँ कि ये जो टॉपिक है हो सकता है कि यहाँ पे एमएससी लेवल तक का आपको पेपर जो है वो देखने को मिले। अगर पेपर हाई लेवल का जाता है तो आएगा तो मास्टर्स तक का ही ना, तो सबसे पहले आप अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप इस चैप्टर में एमएससी लेवल तक जाइए, क्योंकि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और श्योर रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इनऑर्गेनिक से बात करूं तो पीरियोडिक टेबल और जो भी इनके ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जितने भी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आप पढ़ते हैं, चाहे वो एस है, पी है, डी है, एफ है, यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आपको स्ट्रक्चर्स के ऊपर देखने को मिलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बॉन्ड एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और जहां पे एक्सेप्शंस दिखेगी वहां पे क्वेश्चन आएंगे। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से श्योर रहता है कि क्वेश्चन आएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से श्योर रहता है कि क्वेश्चन आएगा। और रही बात न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, तो वहां से 1 या 2 क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम टाइम देखने को मिलते हैं, या हो सकता है कि अगले वाले पेपर में इससे भी ज्यादा आ जाए। तो ये वो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन जो है वो आपका श्योर रहता है। क्लियर। और अब रही बात स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो भाई ये तो मान के चलो कि जिसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्ट्रॉन्ग है और जिसने बाकी चीजें कवर कर ली हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको स्कोर करवा देगी वहां पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहां से श्योर रहेगा कि क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अपने आप में वो एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी करनी पड़ेगी, फिजिकल की भी करनी पड़ेगी और ऑर्गेनिक की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपका आता है। लेकिन जब आप एक बार कॉन्सेप्ट को कर लेंगे, उसके बाद जब आप अपनी रेफरेंस बुक भी उठाते हैं और वहां पे जो पीछे एक्सरसाइज दी होती है ना, उसे भी करेंगे ना, तब भी बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्लियर। सो देखो, एक चीज तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है यहाँ पे कि जो भी एक्सरसाइज के पीछे चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दी होती है, ये चैप्टर्स के बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो आप जरूर एक बार देखें, क्योंकि आप लोगों ने जितना भी स्टडी किया है, बुक्स आपके पास होंगी अपनी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, नोट्स आपके पास आई थिंक अभी तक अवेलेबल होंगे, और अगर नहीं है तो आप जहां से भी स्टडी कर रहे हैं नोट्स आपको मिलेंगे। देन रिलाई ऑन वन थिंग, अगर आप जगह जगह भटकोगे कि हम यहाँ से भी ग्रैब करते हैं, यहाँ से भी, पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चंस के लिए आप जो है वो डिफरेंट चीजें देख सकते हो कि हाँ हमारे पास एग्जांपल्स होंगे तो हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब जैसे हम लोग हमारे द्वारा जो कोर्स आपको दिया जाएगा, वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। क्लियर। हो सकता है कि साथ में नहीं, लेकिन बाद में असाइनमेंट में उनको ऐड कर दिया जाए। तो इस तरीके से पहले कॉन्सेप्ट करो, उसके बाद क्वेश्चंस को ट्राई करो, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास, अगर मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस की बात करूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिले थे, जो आपको लग रहा था कि CSIR लेवल का है। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं, आपके पास ये क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट नहीं है। तो देखो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा थ्योरेटिकल डाटा है, कि जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि जो वैल्यू है 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन की, वो आपके पास इतनी रहती है, और ये एग्रीमेंट है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे सारा यू डोंट थिंक सो कि ये स्टैटिस्टिकल डाटा है? अगर वहां पे आपने थ्योरी वाले पार्ट को भी ढंग से पढ़ा होता तो क्या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो सकता था वहां पे? नेक्स्ट वो कहता है कि जो 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन है, उसकी जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज इक्वल्स टू दिस वन। बट अब क्या था यहाँ पे, अंडरस्टूड सी बात थी कि अगर 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन है, मतलब कि पैरा पोजीशन है, वहां तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ ही नहीं सकती है।
तो वहां से तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत, डायरेक्ट गलत हो गई है, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये सही है। अब जिन लोगों को नहीं वैल्यूज पता थी वो सिर्फ इस चीज से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1,4 का मतलब क्या है कि बेंजीन के यहाँ पे और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये क्या कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। इसी के साथ अगर एक और क्वेश्चन की बात करूं, दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि यहाँ पर भी आपसे पूछा गया था कि कौन सी करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो इतनी ज्यादा स्टेटमेंट्स देके हम यूं ही डर जाते हैं कि पता नहीं कैसा ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा रिलैक्स रहो उस टाइम और थोड़ा ट्राई करो कि क्या कहा गया है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि जो यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का, वो गैसियस स्टेट में हम लेते हैं और वो आपको हमेशा ब्रॉड बैंड में देखने को मिलेंगी या फिर बैंड एनवेल्प ड्यू टू दी क्लोजली स्पेस्ड सब लेवल्स। ये वहां पे आपको पढ़नी पड़ेगी एक बार। लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्ट आंसर की बात करूं कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत था। अब स्टेटमेंट पढ़ना, वो कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं द एक्साइटेड मॉलिक्यूल में रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अब सिर्फ इतने से वर्ड में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी आप ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तब तो वहां पे एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन जब आप वापस जाते हैं तो वहां पे चीजें क्या होती हैं, एमिट होती है, वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट कब पढ़ना स्टार्ट की थी, +2 में पढ़ना स्टार्ट कर दी थी हमने। +1 +2 में हमें ये चीजें पता थी। कब पता थी, जब हमने CFT पढ़ी थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जहां पे पढ़ी थी वहां पे ये सारी चीजें जो है वो दी गई हैं। क्लियर? सो और अगर आप इन स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं तो अगर आपने जब भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना स्टार्ट किया है ना, आई विल मेक यू श्योर कि आपको बुक्स में ये सारी चीजें मिलेंगी। क्लियर? सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी। इसी के साथ एक और क्वेश्चन था आपका प्रीवियस ईयर से ही, जहां पे आपके फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में पूछा गया था। एक रिएक्शन थी और वहां पे पूछा गया था कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr कहाँ पे है। अगर मैं इसके एक बेसिक पॉइंट की बात करूं तो इसका बेसिक आपको केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में ये रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पे हम पूरा कैलकुलेट करते थे कि हाँ भाई ये रिएक्शन बन रही है, और वहां पे हम चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेटिंग, चेन प्रोपगेशन, प्रॉपर स्टेप्स को स्टडी करते थे। अगर आपको वो भी याद नहीं है तो जब आपने ग्रेजुएशन टाइम में अपना केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, वहां पे ये जो एग्जाम्पल है वो बुक्स में दी गई हैं। अब आपने ग्रेजुएशन चाहे जहां से भी करी हो, आपकी बुक्स में ये चीजें रहेंगी। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत सारी चीजें स्टडी करने को, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, तो उसके लिए यू कैन ज्वाइन अवर कोर्स, जहां पे आपको प्रॉपर चीजें जो है वो सिमेट्री में मिलेंगी, शॉर्ट में भी मिलेंगी। क्लियर? तो इससे क्या होता है, थोड़ी प्रेपरेशन जो है वो फास्ट हो जाती है आपकी। क्लियर? तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, दैट इज योर ऑप्शन ए। ऑलरेडी आई डिस्कस्ड इन वीडियोस। इसी तरीके से यहाँ पे आपकी एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर? और एक क्वेश्चन, जैसे देखो अब ये क्वेश्चन आया था आपका, आई कैन से दैट थर्मो से है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे ना, डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला के बारे में पूछा गया है। अगर मैं एक न्यूमेरिकल की भी यहाँ पे बात कर रही हूँ तो यहाँ पे कोई आपकी डीप कैलकुलेशन नहीं है, दे जस्ट आस्क द गिव्स एब्जॉर्प्शन इक्वेशन क्या रहती है, और अगर आपको उसका डायरेक्ट पता भी है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और हमें पता है कि जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हमें वहाँ पे प्रॉपर डीप में डेरिवेशंस नहीं करनी होती हैं, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर द फाइनल एक्सप्रेशन। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको वो एक्सप्रेशंस, वो फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। अब जो फिजिक्स के बच्चे हैं उनको भी तो ये रहता है, उनको अगर फॉर्मूला पता है तो वो वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री ऑल्सो रिलेटेड टू मैथ्स, तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला पता है, एक्सप्रेशन पता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं आप। क्लियर? सो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या था, दैट इज योर ऑप्शन ए। यहाँ पे ये जो है वो आपकी गिव्स एब्जॉर्प्शन इक्वेशन है। तो इन क्वेश्चंस को लगाने का मतलब यहाँ पे क्या था, ताकि आप एक बार एनालाइज कर सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्लियर? हो सकता है कि अब इसका एडवांस लेवल हो तो हो सकता है कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सप्रेशन पूछ ले, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर एक्सप्रेशन पूछ ले, तो वहां पे ये चीजें कांस्टेंट केमिकल पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, तो इस तरीके से वहां पे जो आपका क्वेश्चन है वो वेरी कर सकता है। क्लियर? और यहाँ पे दिस इज अ डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब बात आती है स्टडी कहाँ से करना है, ठीक है, क्योंकि ये भी है एक कि शुरू कहाँ से करें।
तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि जो बच्चे अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो बिगिनर्स हैं, तो एक बार तो +1 और +2 जो आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ी है उसको स्टडी कर लो। ठीक, अब इसके साथ क्या है, आपको ना एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप देखो आपने बीएससी 3 साल में की है, मास्टर्स आपने 2 साल में की है, 5 साल के सिलेबस को 6 महीने में कवर करना है या 4 महीने में कवर करना है, इट्स नॉट अ इजी टास्क। क्लियर? तो स्टडी कहाँ से करना है? सबसे पहले तो भाई छोटे छोटे फॉर्म्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सके। क्लियर? क्योंकि सब बच्चे टच में नहीं हैं, कुछ बच्चों की पढ़ाई छूट भी चुकी है। तो यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल आपको बात करूँ कि जो बच्चे कहीं से भी कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आपको बीएससी की बुक्स को स्टडी करना होगा। एटलीस्ट मास्टर्स तक नहीं जा सकते हो, मत जाओ, बीएससी की बुक्स को तो हर हाल में कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उसके बाद जब आपकी बीएससी की बुक्स कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद यू हैव टू गो फॉर मास्टर्स, जहां पे आपको कुछ टॉपिक्स उठाने हैं। जैसे आपको वहां से फोटोकेमिस्ट्री पक्का पढ़ के जानी है, पेरिसाइक्लिक पक्का पढ़ के जानी है, इसके बाद आपने वहां से स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको करनी पड़ेंगी, वहां से रिएजेंट्स के बारे में पता होना जरूरी है, ग्रुप थ्योरी के बारे में पता होना जरूरी है। सो ये सब चीजें जो है वो वहां पे जाके आपको कवर करनी पड़ेंगी। क्लियर? और इसके अलावा मास्टर्स में आपने चाहे जो भी बुक पढ़ी है, जैसे फिजिकल के लिए कुछ बच्चों ने शायद पठानिया की बुक फॉलो करी है, तो कुछ ने जो है वो इनऑर्गेनिक में भी कालिया की बुक को वो फॉलो करते थे। तो अपना अपना रहता है, जो आपने अपनी कॉलेज टाइम में पढ़ा आप उसके साथ ही गो थ्रू हो। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लेडन को स्टडी किया था, इनऑर्गेनिक में मैंने जो है वो जेडी की बुक को कवर किया था, और इनऑर्गेनिक में हमने एटकिंस और पुरी शर्मा को जो है वो कवर किया था। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की रेफरेंसेस देखने को मिलती है, क्योंकि हर टॉपिक के लिए जब हम मास्टर्स लेवल पे जाते थे तो हर टॉपिक के लिए एक डिफरेंट बुक रहती थी। सो अगर इतना कंफ्यूज नहीं होना है, सो जस्ट गो फॉर फर्स्ट बीएससी बुक्स। तो जो भी आपने अपनी बीएससी में बुक्स को स्टडी किया है, अगर आप उनको भी स्टडी करोगे तो वहां से क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन आया था, दैट इज रिलेटेड टू द बोरोन नाइट्राइड। तो जिन बच्चों ने एचपीयू से स्टडी किया है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना जब आप बोरोन फैमिली पढ़ते हैं, ग्रुप 13 को पढ़ते हैं, वहां पे एक नोट फॉर्म में बोरोन नाइट्राइड के बारे में सब दे रखा है, और वहां पे ना वो हर एक लाइन से आप देख सकते हैं कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो सकते थे। तो बुक्स को वहां पे पढ़ना पड़ेगा। सो वेयर टू स्टडी में मैं यही कहूंगी कि +1 +2 की बुक्स, उसके बाद बीएससी की बुक्स को डेफिनेट कर लो, और मास्टर्स में अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम इतना ही कर पाएंगे, तो वहां पे ग्रुप थ्योरी, स्पेक्ट्रोस्कोपी को जरूर पढ़ के आप जाएं। फोटोकेमिस्ट्री जगदम्बा की एक बुक आती है, फोटोकेमिस्ट्री की बहुत अच्छी वहां पे एग्जाम्पल्स दी गई हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट वेयर टू स्टडी। और इसके अलावा मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास अगर कोई मैगजीन है आप उसको फॉलो कर सकते हो। आपको पता ही है जैसे नीट और जेईई में बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, आप उनके क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो ज़्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने एक बार चीज़ें क्लियर कर ली हैं, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप इन चीज़ों को वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी रहती है वेयर टू स्टडी में, तो मैं यूँ कहूँगी कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आप जरूर करें, और इसकी आप प्रैक्टिस जितनी बार करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब वो PYQs जो है वो किसी भी स्टेट का पीजीटी हो सकता है, चाहे वो आपका चंडीगढ़ का पीजीटी है, चाहे वो आपका HP पीजीटी है, चाहे वो आपका HR पीजीटी है, चाहे वो आपका UP पीजीटी है, चाहे वो DSSP के अंदर जो पीजीटी का एग्जाम होता है वो है। इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक की है, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई कैन से दैट कि 60% चीजें जो है वो PYQs को सॉल्व करके जो है वो होती हैं। चाहे आप ट्राई करके देख लो, बट वहाँ पे ऐसा मत सोचो कि HP PGT है तो हम बाकी स्टेट्स का नहीं करेंगे। आपके पास जिस भी स्टेट का PGT अवेलेबल है, फिर चाहे PGT आ रहा है, चाहे TGT का पेपर है, चाहे फिर आप नेट के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके देख लो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है और कितना ज़्यादा डिफरेंस है। बट अगर आप PGT लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अदर स्टेट्स के PGT के पेपर्स के साथ भी एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज इम्पॉर्टेंट। जैसे DSSB के अंदर जो भी आपका PGT का पेपर रहता है, आप उसको एक बार जरूर देखें। आप उसमें TGT का पेपर देखो, पहले देखो कि वो सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्लियर? पर बिना पढ़े मत करना, नहीं तो फिर टेंशन में आ जाओगे कि नहीं हो पा रहा है। कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन ट्राई करोगे, तभी हो पाएगा।
क्लियर। तो इसको तो जो है वो आप बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि ये जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रहता है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। बट आफ्टर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स, पता होना चाहिए कि फोटोकेमिस्ट्री में रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, तभी वहां पे आप क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ अगर मैं कुछ और क्वेश्चंस के लिए आपको रेफरेंस दूं, तो एक यूथ कंपटीशन टाइम्स की आपके पास बुक आती है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। मैक्सिमम आई कैन से कि हर चैप्टर से आपको 1000 क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक बुक है जहाँ पे आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि नीट की बुक्स आती हैं, कुछ वहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं, आप उनको एक बार ट्राई कर सकते हैं। क्लियर। और जो बच्चों के पास नहीं है तो आपके पास जो बुक्स हैं आप उन्हीं से क्वेश्चंस को ट्राई करना स्टार्ट करें। इसके अलावा आपके पास अगर कोई मैगजीन है तो एक केमिस्ट्री टुडे करके मैगजीन आती है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो आपको ये कहूँगी कि जब भी आप स्टडी करते हैं, आप अपनी बुक को खोलते हैं तो उसमें डेफिनेशन वाले पार्ट को आप ज़रूर देखें। केमिकल फॉर्मूला जहाँ पे भी आ रहा है, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी मतलब वहाँ पे डेरिवेशंस है, फॉर्मूला है, आप उसके लास्ट पार्ट को ज़रूर देखें। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं, कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बोलना ईजी रहता है कि ये भी कर लो ये भी कर लो, बट करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कोई और। ठीक, अब चीज़ें वास्ट ही होंगी, क्योंकि अगर आपको हाई लेवल पे जाना है तो चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। अब ये मान के चलो कि जो बीएससी एमएससी में पढ़ा था 5 साल में, वो अब आपको एक साथ उसकी तैयारी करनी है। बट हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले कुछ टॉपिक्स उठाइए जिनको है कि हाँ हमने इन चीज़ों को करके जाना ही जाना है। क्लियर। जैसे पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस आते ही आते हैं तो वो ज़रूर करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ज़रूर करना है, केमिकल बॉन्डिंग वस्पर से क्वेश्चन आता है। तो अब जो VSEPR थ्योरी है वहाँ पे अब क्या होगा पीजीटी में कि क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा हाई हो जाएगा। क्लियर। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है, वहां पे जो एग्जाम्पल है वो थोड़े हाई लेवल के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। और आपके ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री डेफिनेट रहता है कि वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर। तो ये सब चीजें हैं जहां से आप अपने पेपर को कवर कर सकते हैं और एट द एंड प्रैक्टिस ही मैटर करती है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप कि आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा, आपको कॉपी पेन उठाना ही पड़ेगा। हाँ, बस ये है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, सारी असाइनमेंट साथ में हैं, प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। तो इससे क्या होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड में आप मैक्सिमम सिलेबस को क्या कर पाते हैं, कवर कर पाते हैं। क्लियर। सो डोंट गेट पैनिक, आराम से जितना हो पा रहा है उतना करो, फिर धीरे धीरे उसको ज़्यादा करने का ट्राई करो, तब एग्जाम जो है वो आसानी से क्लियर हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपके कुछ डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।